Next topic from the general surgery is about the hemorrhage and its management, hemorrhage and shock. तो इसमें सबसे पहले hemorrhage and management देखेंगे कि 45 years old man है, उसको नी इम्पुटेशन हुई गैस गैंग्रीन के लिए, ठीक है, लोअर लिम्ब से। सो 7th पोस्ट ऑपरेटिव डे पे क्या हुआ कि उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू हो गई वुंड साइड से। तो इस हेमरेज को हम क्या कहेंगे, उसके बाद फैक्टर्स कौन से होते हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, और फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपने लिखने हैं। और इस चैप्टर के जो है वो 2 पार्ट्स हैं, एक में हम हेमरेज को देखेंगे और दूसरे पार्ट में हम शॉक को देखेंगे। शॉक में उसकी क्लासिफिकेशन, उसकी सेवेरिटी वगैरह उसको देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर फ्रॉम द बुक। Chapter number 17 of the book, Abdul Wahab Dogar, is hemorrhage and shock. So first of all, discuss के what is hemorrhage. तो that is acute loss of circulating blood. एकदम से क्या हो गया कि जो सर्कुलेट कर रहा था ब्लड, जो है वो सर्कुलेशन के अंदर था, ब्लड वेसल के अंदर आराम से सर्कुलेट कर रहा था, क्या हुआ वहाँ से एकदम से क्या हो गया, एक्यूट लॉस होना शुरू हो गया उस ब्लड का। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे हेमरेज हो गया, ठीक है। अब ये जो हेमरेज होता है ये हो सकता है क्या, आर्टीरियल हो सकता है या वीनस हो सकता है, या फिर जो है ये हो सकता है कैपिलरी से, ठीक है। तो आर्टीरियल हेमरेज क्या किस कलर का होना चाहिए, आपको पता है आर्टरीज़ में कौन से कलर का ब्लड गुजर रहा होता है, रेड कलर का ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ऑब्वियसली अगर एक आर्टरीज में से ब्लड निकलेगा तो हमें बहुत ब्राइट रेड नज़र आएगा, ठीक है। और आर्टरी, पता है आर्टरी के अंदर प्रेशर जो है वो ब्लड का बहुत तेज़ी से फ़्लो कर रहा होता है, इतना प्रेशर से ब्लड फ़्लो कर रहा है। तो एकदम से जब जो आर्टरी है वो ब्रेक करेगी तो क्या होगा, ब्लड आराम से बाहर आएगा या तेज़ी से स्पर्ट करके बाहर आएगा, तो इमिटेड एज ए स्पर्टिंग जेट। और पल्स के साथ साथ जो है वो चेंज भी हो रहा होगा, क्योंकि पल्स प्रेशर जो है वो आर्टरी से डिटरमिन होता है। तो वीनस हेमरेज इसके ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि वेन्स में जो ऑक्सीजन ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड नहीं होता, डीऑक्सीजनेटेड होता है। इस वजह से जो ब्लड होगा वो ब्राइट रेड नहीं होगा वीनस का, दैट विल बी डार्क। उसके बाद जो है उसमें स्पर्ट्स भी नहीं होंगी, वो पता आराम आराम से गुजरा होता है, वेन्स में इतना प्रेशर भी नहीं होता, क्योंकि एओर्टा से जो डायरेक्ट प्रेशर जाता है ना हार्ट से ब्लड का, वो आर्टरीज में जाता है और ऐसा ऐसा वेन्स में जाके वो कम हो जाता है। तो ऑब्वियसली वेन्स में जब प्रेशर कम होगा तो स्पर्ट्स भी कम होंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि आर्टीरियल हेमरेज हो रहा है, यहाँ पे वीनस हेमरेज हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन कि वो कलर कैसा है ब्लड का और वो कितनी तेज़ी से बाहर आ रहा है, जेट की फॉर्म में या विदाउट जेट। फिर कैपिलरी हेमरेज, उसका कैसे पता चलेगा कि कैपिलरी जो ब्लड होता है वो भी ब्राइट रेड होता है और उसका रैपिड होता है, ऊजिंग हो रहा होता है ब्लड, तो ये कैपिलरी हेमरेज हो गया। अब हेमरेज फ्रॉम द वुंड की बात करते हैं कि जब हमारा वुंड जो है वो सर्जरी के बाद, ट्रॉमा के बाद क्या हो कि इमीडिएटली उसी वक्त निकले, मतलब कि किसी की सर्जरी हो रही थी, किसी को एकदम से चोट लगी है और वहाँ से एक्यूट लॉस ऑफ ब्लड शुरू हो गया है, तो वो जो होगा ब्लड, वो क्योंकि उसी टाइम वापस उसी टाइम निकला है ना जिस टाइम वो चीज़ हुई है, सर्जरी या ट्रॉमा हुआ है, तो वो जो ब्लड होगा, ठीक है, इमीडिएटली जो निकल रहा है उसको हम कहते हैं प्राइमरी हेमरेज। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड नाउ। और अगर वो कुछ घंटों बाद निकलता है उस सर्जरी या ट्रॉमा के, तो दैट विल बी रिएक्शनरी हेमरेज। और अगर वो कुछ दिनों के बाद निकलता है तो उसको सेकेंडरी हेमरेज कहेंगे। अभी आपने एक यूक्यू देखा जिसमें उसको 7th पोस्ट ऑपरेटिव डे पे हेमरेज हो रहा था आफ्टर सर्जरी फॉर द नी एम्पुटेशन। तो 7 दिन के बाद हो रहा है, मतलब कुछ दिनों बाद हो रहा है, तो कौन सा होना चाहिए वो हेमरेज, सेकेंडरी हेमरेज होना चाहिए। इसी तरह आपसे कोई पूछेगा कुछ घंटों बाद हो गया, 4 घंटों बाद हो गया, तो आप क्या बताओगे, रिएक्शनरी हेमरेज। अगर वो कहते हैं उसी वक्त निकल गया तो आप क्या कहोगे, ये प्राइमरी हेमरेज है, ईजी। उसके बाद हम बात करते हैं कि इन्होंने बता दिया कि एट द टाइम ऑफ इंजरी ऑपरेशन प्राइमरी है, विद इन 24 आवर्स की वजह से है तो के अंदर है तो रिएक्शनरी है, और अगर 7 to 14 डेज़ के बाद है 102 हफ्ते तक, तो फिर क्या होगा, सेकेंडरी। साथ इन्होंने उनको उनके कॉजेज़ आपको बता दिए हैं कि 24 घंटे बाद जो है क्यों ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो जो हमने लाइगेचर लगाया होता है, वो जो हमने उस आर्टरी को बंद करने के लिए हमने उधर एक धागा सा लगाया होता है, वो धागा उतर के नीचे गिर जाता है, या फिर आर्टरी का जो स्पैज़म है, जो आर्टरी बंद होने की कोशिश कर रही थी वो लॉस हो गया, उसकी टोन लॉस हो गई है, तो आर्टरी खुल गई है, खुलेगी तो वो ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह ब्लड प्रेशर अगर एकदम से राइज़ कर जाता है तो उसकी वजह से भी निकलेगा, तो दिस विल बी रिएक्शनरी हेमरेज। उसके बाद सेकेंडरी हेमरेज जो कि 1 से 2 हफ्तों बाद निकल रहा है, वो क्यों निकल रहा है, या तो हमारी जो वेसल वॉल है उसमें
क्या हो गया, इन्फेक्शन, या वो स्लफिंग होना शुरू होगी उसकी, या प्रेशर नेक्रोसिस होना शुरू हो गई उसकी वजह से। अब इसके फैक्टर्स कौन से हैं जिसकी वजह से सेकेंडरी हैमरेज होता है? तो ड्रेनेज ट्यूब का जो है प्रेशर होगा, ठीक है, या फ्रैगमेंट्स ऑफ बोन्स जो हैं उनकी वजह से बोन्स फ्रैगमेंट हो गई हैं, उनमें से ब्लड निकलना शुरू हो गया है, तो ये हमारे जो है ना सेकेंडरी हैमरेज करवाते हैं। अब हैमरेज को हम एक्सटर्नल हैमरेज भी कह सकते हैं, इंटरनल हैमरेज भी कह सकते हैं। एक्सटर्नल जो हमें बाहर नज़र आ रहा है, इंटरनल जो हमें छुपा हुआ है वो हमें नज़र नहीं आ रहा, तो एक्सटर्नल हैमरेज जो है वो विजिबल आउटसाइड द बॉडी होता है, रिवील्ड हैमरेज उसको कहते हैं। और वो हैमरेज जो हमें अंदर छुपा हुआ मिलता है, कंसील्ड हैमरेज, जिसको हमने ATLS के चैप्टर में रिवील भी किया था किस तरह से, कौन सी टेक्निक थी, फास्ट करके, ठीक है, डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लेवाज के थ्रू कंसील्ड हैमरेज हमने देखा था, दैट वाज इंटरनल हैमरेज। तो इनविजिबल या कंसील्ड हैमरेज जो होते हैं ड्यू टू रप्चर्स ऑफ स्प्लीन, लिवर, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। देखिए किसी का स्प्लीन रप्चर हो गई है तो क्या होना चाहिए, उसका ब्लड हमें बाहर बॉडी पे नज़र आएगा? नहीं, अंदर ही होगा। और इसी तरह किसी की जो है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी और रप्चर हो गई है और उसमें से सारा ब्लड लीक करके पेरिटोनियम में चला गया है, तो क्या हमें वो नज़र आ रहा होगा? नहीं, तो दीज विल बी कंसील्ड हैमरेजेस, ठीक है। अब जो हैमरेज है उसको हमने एक्सटर्नल हैमरेज कह दिया, इंटरनल हैमरेज कह दिया, हमने प्राइमरी हैमरेज कह दिया, सेकेंडरी हैमरेज कह दिया, रिएक्शनरी हैमरेज कह दिया। इसके अलावा भी एक क्लासिफिकेशन होती है कि ऑर्गेन्स की इन्वॉल्वमेंट की बेसिस पे, जैसे हमने ब्रेन के अंदर पढ़ा हुआ है कि यार एक्स्ट्रा ड्यूरल क्या होगा, जो ड्यूरा के बाहर होगा, और सब ड्यूरल या सब अरेक्नॉइड कौन सा होगा, जो कि हमारे ड्यूरा के नीचे अरेक्नॉइड स्पेस में होगा। इसी तरह जो ब्रेन के अंदर होगा उसको इंट्रासेरेब्रल हैमरेज कह देंगे। उसके बाद आ जाता है क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हैमरेज। आपको क्या लगता है किसी के अंदर हैमरेज हो रहा है, ब्लड लीक कर रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये पर्सन जो है इसके अंदर हैमरेज हो रहा है? कैसे पता चलेगा? वैसे अगर इधर पढ़ने से पहले ही मैं आपसे पूछूं, आप उसका BP, उसका पल्स चेक करोगे तो उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन आई होंगी क्योंकि ब्लड लीक कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा हार्ट कोई उसकी कॉम्पनसेशन कुछ कर रहा होगा, जो ब्लड लीक कर रहा है, कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद ब्रेन को कुछ होगा ब्लड लीक होने की वजह से, वो कोई मैनिफेस्टेशन देगा? दे सकता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, वैसे ना डिपेंड करता है ब्लड लॉस कितना है। देखें अगर आपके उंगली पे कट लगा है और उसमें से थोड़ा सा ब्लड आना शुरू हो गया बाहर, तो क्या आपके BP पल्स को कुछ होगा? थोड़ा सा ब्लड निकल रहा है, नहीं होगा। आपके हार्ट भी कुछ टैकीकार्डिया में नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है, इतने से ब्लड लॉस के लिए। तो दैट विल बी एसिम्प्टोमेटिक। तो वो कहते हैं कि अगर माइनर ब्लड लॉस है, थोड़ा सा है, तो वो एसिम्प्टोमेटिक है, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन अगर मॉडरेट ब्लड लॉस है तो उसमें क्या होगा कि आपका आ जाएगा कि हार्ट जो है ना, अच्छा बॉडी जो है ना उसका एक तो वो उसके पल्स ड्रॉप कर जाएगी, पेशेंट हाइपोटेंशन में जाना शुरू हो जाएगा, BP उसका कम हो जाएगा, BP उसका कम हो जाएगा, बंदा पेल पड़ना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा उसका हार्ट कहेगा ये क्या हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, मैं ज़रा पंप कर लूँ, तो टैकीकार्डिया में पेशेंट चला जाएगा और जो उसका यूरिन आउटपुट क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब स्फीयर हैमरेज में क्या होगा जी, सारा कुछ ब्रेन भी कंफ्यूज हो जाएगा क्या हो रहा है बॉडी के साथ, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया शुरू में मॉडरेट में जो है वो टैकीकार्डिया हो रहा है, अब क्योंकि हार्ट भी जो है वो कहता है यार ये क्या हो रहा है, ब्लड तो इतना ज़्यादा लॉस हो गया, छोड़ो मैं भी क्या करूँ, ठीक है, तो ब्रेडी में चला जाएगा। फिर इरिवर्सिबल शॉक की तरफ पेशेंट जा सकता है, तो ये स्फीयर हैमरेज है। अब हमने जो है ना इसको क्लासिफाई किया हुआ है हैमरेज को, हमने कह दिया ठीक है माइनर हैमरेज, जो माइनर ब्लीडिंग होगी तो ये साइंस आएंगे बॉडी में, मॉडरेट होगा तो ये साइंस आएंगे, स्वेयर होगा तो ये साइन होगा, ठीक है। अब क्लासिफाई करना है अकॉर्डिंग टू अमाउंट। अभी कैसे पता चलेगा कि यार इसके अंदर इतना ब्लड है तो हम इसको इतनी क्लासिफिकेशन करेंगे, तो क्लासेस बनाई हुई हमने, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। देखिए क्लास 1 में क्या होगा, अगर 15% हैमरेज हो रहा है, क्लास 2 में क्या होगा, 15 to 30% हैमरेज हो रहा है, ठीक है। क्लास 3 में क्या होगा, 30 to 40% हैमरेज हो रहा होगा, क्लास 4 में क्या होगा, 40 से ज़्यादा परसेंटेज में हैमरेज हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, एक बंदा है, ठीक है, अब हम कैसे पता लगाएंगे कि इसके अंदर क्लास 1 हैमरेज है, 50% हैमरेज हो गया जी, हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। वो इतना ही है जैसे एक बंदे ने ना किसी को ब्लड डोनेट किया, यूनिट ऑफ ब्लड, ठीक है, इसका मतलब कि इतना ही तकरीबन ब्लड लॉस हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं हुआ, मसले की बात नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है कि उसको और किसी का ब्लड ला के दो, ठीक है। तो साइकिल ही चलती रहेगी, इसने किसी को दिया तो उसने किसी को दिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर दूसरा आता है कि क्लास 2, जिसमें क्या होता है कि 15 to 30% हैमरेज होता है। इसमें ना
इट इज़ अनकॉम्प्लिकेटेड हेमरेज, कोई मसले की बात नहीं है, थोड़ा सा ब्लड लॉस हुआ है। और इसमें हम जो पेशेंट की रिससिटेशन करेंगे वो क्रिस्टलॉइड फ्लूइड के थ्रू करेंगे, ठीक है। फिर आ जाता है क्लास 3 हेमरेज, जिसमें क्या हो रहा है 30 to 40% हेमरेज है। अब क्लास 2 जो था वो अनकॉम्प्लिकेटेड हेमरेज था, जिसमें हमने जस्ट क्रिस्टलॉइड दे दिया पेशेंट को। क्लास 3 क्या है, इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड हेमरेज, इसमें हमें क्रिस्टलॉइड्स भी देने पड़ेंगे और ब्लड भी देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो क्लास 4 है उसमें 40% से ज़्यादा हेमरेज हो गया। अब इतना ज़्यादा ब्लड लॉस है 40% हेमरेज से ज़्यादा कि पेशेंट मर सकता है। इट इज़ प्री टर्मिनल इवेंट, मिनट्स के अंदर पेशेंट गया तो आपने इसके ऊपर ज़रा सीरियस हो जाना, ठीक है। ये आपका टेबल भी बना हुआ है, इसको देखें ज़रा क्लासेस ऑफ हेमरेज को, कि इसमें हमने देखना है कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 क्या है। जैसे कि हमने कहा कि क्लास 1 में 15% तक होता है, क्लास 2 में 15 to 30% होता है, क्लास 3 में 30 to 40, क्लास 4 में 40 to 40% से ज़्यादा हेमरेज होता है। ब्लड लॉस क्या होगा, ml में काउंट कर लेते हैं, थोड़ा परसेंटेज छोड़ो, ml में काउंट कर लो। मिलीलीटर्स 750, 750 to 1500, 1500 to 2000, 2000 से ज़्यादा, ठीक है। तो ये क्या है, क्लासेस हैं 750, 1500, 2000, 2000 से ज़्यादा। फिर पल्स रेट, पहले जब क्लास 1 हेमरेज होगा तो उसमें पल्स जो है वो 100 से कम होगी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। यू नो दैट्स कि जब भी हमारी बॉडी में ब्लड लॉस होता है तो बीपी ड्रॉप करता है, पल्स ज़्यादा होती है, ये पता है ना आपको, ऐसे ही होता है ना। तो पल्स यहाँ पे पहले 100 से कम थी, फिर 100 से 120 हो गई, फिर 120 to 140 हो गई, फिर 140 से ज़्यादा हो गई। फिर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है क्लास 1 और क्लास 2 में नॉर्मल रहती है, लेकिन बाद में कम हो जाती है। फिर बीपी मतलब ड्रॉप करेगा, मैंने बता दिया। यूरिन आउटपुट भी कम होता जाता है जैसे जैसे बॉडी में से ब्लड निकलता जाता है। ऑब्वियसली पानी नहीं है बॉडी में, निकलता जा रहा है तो यूरिन आउटपुट कम होगा, ठीक है। तो पहले जो है वो 30 से ज़्यादा होगा ml/h, फिर 20 पे चला जाएगा, फिर 15 पे चला जाएगा, और फिर बिल्कुल ना होने के बराबर रीनल शटडाउन होने का खतरा है। उसके बाद मेंटल स्टेटस, थोड़ा सा ब्लड लॉस हुआ है, पेशेंट थोड़ा सा एंशियस हो गया है, उसके बाद माइल्डली एंशियस, फिर तो कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाएगी, और फिर लेथार्जिक हो जाएगा। और फिर मैंने जैसे बताया कि क्लास 1 और क्लास 2 को, क्लास 1 में मोस्टली आपको कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद बहुत ठीक हो जाता है। क्लास 2 में आप क्रिस्टलॉइड्स देते हो, क्लास 3 में आप क्रिस्टलॉइड्स प्लस ब्लड लेते हो, और क्लास 4 में भी क्रिस्टलॉइड प्लस ब्लड देते हो, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना सीन होता है सारा। अब यहाँ पे इन्होंने एक लाइन लिखी हुई है कि फॉर एग्जांपल एक 70 kg का पर्सन है, आपके पास पेशेंट है, उसको हाइपोटेंशन है, वो इमरजेंसी में आया है, और हमने एस्टिमेट कर लिया है कि उसका ब्लड लॉस जो है वो क्लास 3 का है, या क्लास 2, क्लास 3 में रिजाइड कर रहा है वो 1500 ml। तो अब जो है आप उसकी रिससिटेशन में क्या करोगे, जैसे कि हमने कहा कि अब 1500 तक पहुंच गया, इट मींस दैट ये क्लास 3 में जा रहा है, तो हमने क्या करना है, उसको 2 चीज़ें देनी है, क्रिस्टलॉइड्स ब्लड प्लस ब्लड। अगर फॉर एग्जांपल वो 750 पे है तो आप उसको क्रिस्टलॉइड्स हाली दोगे, समझ आ रही है ना। तो ये आपको हो जाता है, पता चलता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली 1500 ml आप कब सोचोगे, जब उसका पल्स जो है वो 120 to 140 है, और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर रहा है, यूरिन आउटपुट उसका कम हुआ हुआ है, 15 तक गया हुआ है, कंफ्यूज्ड है वो, और इस तरह इससे पता चल जाएगा जी क्लास 3 हेमरेज है, 1500 ब्लड लॉस हो गया हुआ है, अब जी हमने इसको क्रिस्टलॉइड्स देने हैं, ब्लड प्रोडक्ट्स देने हैं, ठीक हो गया। अब हमने करनी है मेजरमेंट ऑफ एक्यूट ब्लड लॉस। आप मुझे खुद बताएं कि एक पर्सन है, उसको एक्यूट ब्लड लॉस हुआ है, आपको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर एक्यूट ब्लड लॉस हुआ है, ठीक है। तो जो है ना इसका होगा, सबसे पहले तो बताते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम। अब जब उसका ब्लड वॉल्यूम जो है वो पर्सनस के वेट के ऊपर डिपेंड करता है, वैसे वेरियस मेथड्स होते हैं हमारे पास, वो आगे हैं, इंपॉर्टेंट भी आपने याद करने हैं कि इन्फेंट जो है उसका 80 to 85 ml/kg होता है, और अडल्ट का जो है 65 to 75 ml/kg होता है।
मतलब कि पर्सन के वेट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका पहले से सर्कुलेटिंग वॉल्यूम क्या था। एक पर्सन है 70 kg का, एक 60 kg का, एक 50 kg का, हर एक में डिफरेंट सर्कुलेटिंग वॉल्यूम होता है। ये नहीं है कि हर एक में 5 लीटर ब्लड ही होना है पूरी बॉडी में, नहीं, हर एक का डिपेंडिंग अपॉन एज होता है। जैसे बच्चों के अंदर जो बता रहे हैं 80 to 85 ml पर kg होता है, इसी तरह अडल्ट में जो है 65 to 75 ml पर kg होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली 70 kg का है, तो आप अडल्ट के केस में आप उसको 75 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 75 into 70 आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर पहले से सर्कुलेटिंग ब्लड कितना था और अब कितना लॉस हो चुका है, ठीक है। अब ये वेरियस मेथड्स हैं ब्लड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए। तो वो क्या है, कैसे पता चलेगा? आपके पास आया पेशेंट, एक तो क्लासेस ऑफ शॉक से पता चल जाएगा। जैसे अभी हमने देखा कि 1500 ml 1500 ब्लड लॉस हुआ, मतलब क्लास 3 में रिजाइड कर रहा है, तो उससे आपको पता चल जाएगा, क्लिनिकली कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। क्लिनिकली कैसे? हमने देखा बीपी, पल्स, यूरिन आउटपुट और इसके अलावा जो है ना मेंटल स्टेटस, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये क्लिनिकली आपको बता देंगी कि पेशेंट जो है वो किस क्लास से है। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं, उसके बाद क्या है, ब्लड क्लॉट, ठीक है। अगर एक क्लॉट बना हुआ है ना ब्लड का, तो आपने अपनी पकड़ लेनी है फिस्ट, ठीक है, मुक्का सा बना लेना आपने, और आपने सोचना है कि मेरा जो मुक्का है ना वो 500 ml का है, ठीक है। तो एक क्लॉट जो है ना उसको आपने मतलब ब्लड क्लॉट्स को मैयर कर लेना अपने मुक्के को पकड़ के, ठीक है, फिस्ट को पकड़ के 500 ml उसको कैलकुलेट कर लेना। फिर तीसरी चीज़ आती है कि क्लोज्ड फ्रैक्चर जो है उसमें स्वेलिंग, ठीक है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि फीमर के केस में और पेल्विस, ये तो आपको हर जगह याद होना चाहिए। आपने ऑर्थोपेडिक सर्जरी में भी ये पढ़ा था, आपने ATLS के चैप्टर में भी पढ़ा था, यहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो अगेन कि जब भी फीमर फ्रैक्चर होती है तो हमने ज़रूर सोचना है इसका 1.5 लीटर ब्लड लॉस हो चुका है। अगर पेशेंट की पेल्विस फ्रैक्चर होती है तो आपने हमेशा सोचना है इसका 2 लीटर ब्लड लॉस हो चुका है विदाउट एनी मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट। इसी तरह TB और ह्यूमरस के केस में आपने सोचना है कि 750 ml ब्लड लॉस हो चुका होगा, ठीक है। तो ये आपने जो है ना फ्रैक्चर के केस में तो ये चीज़ें याद रख लेनी है, इसे आपको मैयर हो जाएगा ब्लड, ठीक है। फिर जो आपने यूज़ किए हैं ना अपने वो जो हैं स्वैब्स उस ब्लड को कंट्रोल करने के लिए, उनको आपने वेट करना होता है, ठीक है। मतलब आपने जितने भी इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा था, आपने स्वैब्स पकड़ के ऊपर रखते रखते सारे भर गए, आपने उनको वेट किया, फिर आपने क्या किया कि उसको जो है ना ड्राई वेट से सब्सट्रैक्ट किया, ठीक है। ब्लड लॉस इन द सक्कर, जो आपने मतलब आप सक कर रहे हो ब्लड को, ड्रेन कर रहे हो ड्रेनेज ट्यूब, उसमें भी आपने मेजर कर लेने से पता चल जाएगा कितना ब्लड लॉस है। इसके अलावा जो है आपका आ जाता है हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट और सेंट्रल वीनस प्रेशर, इनको भी आपने चेक करना है, वो भी आपके कम हुए होंगे, मतलब आपको समझ आ जाएगा कि ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि किसी के अंदर कितना हैमरेज है? आप उसकी क्लासेस बना लोगे जिसमें बीपी, पल्स, उसका यूरिन आउटपुट, इसका मेंटल स्टेटस, ठीक है। आप उसके स्वैब मेजर कर लोगे, उनका वेट मेजर कर लोगे, आप फ्रैक्चर्स को देखोगे, उनके केसेस में आपको पता चल जाएगा। आप हीमाटोक्रिट लोगे, सेंट्रल वीनस प्रेशर, हीमोग्लोबिन लोगे, आप जो है उसका ब्लड क्लॉट से फिस्ट की फॉर्म में 500 ml मेजर करोगे, ठीक है। अगर किसी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो है ना कोई ब्लड लॉस नहीं है, क्योंकि 30% ब्लड लॉस होगा तो ब्लड प्रेशर लॉस होगा। जैसे कि हमने क्लासेस में देखा है कि पहले तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, 3rd क्लास में जाके उसका जो है ना BP ड्रॉप करता है। तो अर्लीस्ट साइन ऑफ ब्लड लॉस, ये आपके MCQ में भी आता है, दैट इज़ टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया इज़ द अर्लीस्ट साइन ऑफ ब्लड लॉस, ठीक है। माइनर में तो एसिम्प्टोमेटिक था, मॉडरेट में टेकीकार्डिया था जो हमने देखा था, तो ये वो चीज़ आ जाती है। अब हेमरेज को आप ट्रीटमेंट कैसे करोगे, ठीक है। सबसे पहले आपके सामने एक वेसल है, वो ब्लीड कर रही है, फॉर एग्जांपल हेमरेज हो रहा है, तो आप क्या करोगे? शुरू में ही उसको ब्लड देना शुरू कर दोगे, मतलब आप वो करके उसको चलो तुम्हारा ब्लड लीक कर रहा है, मैं ना बाहर से ब्लड दे देता हूँ, आप उसको बाहर से ब्लड दे रहे हो, वो वहाँ से और लीक करता जा रहा है, क्या फ़ायदा? टाइम भी खर्च कर रहे हो और पैसे भी खर्च कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहले आपने वो जो ब्लीडिंग वेसल है उसको किसी तरह टाई करना है, ठीक है, किसी तरह उस ब्लड को कंट्रोल करना है, फिर आपने ब्लड देना है, ठीक है। ये जनरल एक समझने वाली बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल अरेस्ट द हेमरेज, देन यू विल रिप्लेस द ब्लड लॉस।
तो अरेस्ट द हेमरेज कैसे करोगे आप? जब आपको पता होगा कि वो कहाँ से हो रहा है लीक, रिकॉग्नाइज़ करोगे, अच्छा ये जगह है, यहाँ से ब्लड लीक कर रहा है। तो इसमें आपने एक चीज़ रखनी होती है याद, ब्लड ऑन द फ्लोर प्लस 4 मोर, ठीक है। ब्लड ऑन द फ्लोर मतलब ये नहीं है कि आपने ज़मीन देखना शुरू कर देनी है, अच्छा ब्लड फ्लोर पे है कि नहीं, दिस इज़ नॉट द थिंग। ब्लड ऑन द फ्लोर मीन्स कि जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, रिवील्ड हेमरेज है। और अदर्स 4 मतलब जो कंसील्ड हेमरेज है, छुपा हुआ हेमरेज है, कहाँ पे? 4 जगहों पे। आपने सोचना है चेस्ट, आपने तो सोचना है पेल्विस जिसमें रेट्रोपेरिटोनियम, आपने सोचना है एब्डोमिनल थाई। यहाँ पे ब्लड लॉस आपने सोचना है दिस इज़ कंसील्ड हेमरेज। तो ये सबसे पहले आपने जब देखना है कि रिकॉग्नाइज द साइट वेयर द ब्लड इज लीकिंग, ठीक है, तो उसके लिए आपने कंसील्ड हेमरेज देखना है, रिवील्ड हेमरेज देखना है, ठीक है। तो इससे आपको कॉज का पता चल जाएगा। चेस्ट में आप सोचोगे कि हीमोथोरेक्स तो नहीं है, कार्डिक टेम्पोनेट तो नहीं है, पेल्विस फ्रैक्चर में आप रेट्रोपेरिटोनियल हीमाटोमा हो सकता है, उसकी वजह से आप 2000 तो ज़रूर सोचोगे, जैसे हमने पहले कहा। एब्डोमेन के लिए आप फास्ट टीपीएल करोगे, थाई के लिए आप फीमर फ्रैक्चर देखोगे और 500 जिसमें 1500 ब्लड लॉस हो जाता है। तो ये आपने सबसे पहले देखना है कि वो साइट कहाँ है जहाँ पे ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट से हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट पार्ट से।